आईसीटी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम विज्ञान पढ़ेंगे। क्लास 9th लिखा हुआ है पहले से ही, मैं लिख देता हूं। विज्ञान हमारी 9th क्लास की विज्ञान का सबसे पहले मैं आज पहला चैप्टर ही शुरू करने जा रहा हूं और फर्स्ट चैप्टर में मैं ले रहा हूं सामान्य परिचय। विज्ञान का सामान्य परिचय। विज्ञान क्या है? आप सोचें, विज्ञान क्या है? हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कितने परिवर्तन आ रहे हैं। सबसे छोटा, सबसे एक मेन उदाहरण लेता हूं मैं, जो आजकल हमारी जिंदगी के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। मोबाइल। मोबाइल क्या है? विज्ञान का एक आविष्कार है। विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जिसके द्वारा हम किसी से कहीं दूर बैठा हुआ है उससे तुरंत बात कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स में ही उसको फोन लगाया और हम उससे बात कर लेते हैं। और उसमें भी आजकल 3G कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। हम वीडियो कॉलिंग एक दूसरे कैसे लगता है कि हम फेस टू फेस बैठ के और बातें कर रहे हैं। तो इस सामान्य परिचय को ही मैं शुरू करता हूं। उससे देखिए, विज्ञान सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान शब्द कहां से आया। जो विज्ञान शब्द है, ये विज्ञान शब्द आया कहां से? तो विज्ञान शब्द के लिए संस्कृत भाषा हम सभी पढ़ के आते हैं। 6th क्लास से आप लोग पढ़ के आ रहे हो संस्कृत को। संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। शाब्दिक अर्थ के लिए इस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द विज्ञानम से हुई। संस्कृत का एक शब्द है विज्ञानम, जो आपको दिख रहा है। इस विज्ञानम शब्द से विज्ञान की उत्पत्ति हुई। आगे अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, अगर विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद करें तो वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट। ल्यूट क्या है? एक संस्कृत की जो व्याकरण होती है, उस व्याकरण के कुछ शब्द होते हैं, वो व्याकरण का एक यहां पर मेल है। तो वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं अपनी साधारण भाषा में, साधारण रूप से वी प्लस ज्ञान। इसका अर्थ क्या होगा? जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, पर्यावरण का विशेष ज्ञान क्या होता है? विज्ञान। इस विशेष ज्ञान का मतलब हम उसके बारे में सारी जानकारी लें, वो सिस्टमेटिक तरीके से उसका अध्ययन करें। आगे देखिए, विज्ञान को अंग्रेजी में अगर हम देखें तो विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस, आप लोगों ने अंग्रेजी शब्द पढ़ा होगा आराम से। साइंस कहते हैं। ये साइंस शब्द है, ये साइंस एक भाषा है, लैटिन भाषा। उस लैटिन भाषा के साइंटिया से उत्पत्ति हुई है इसकी। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। और इस साइंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। किसी भी वस्तु के बारे में प्रयोग के आधार पर उसके हम प्रयोग करें और प्रयोग करते हुए उस प्रयोग को सिद्ध करें, प्रयोग को सिद्ध करके हम उसका ज्ञान लें, तो इसका अर्थ, इसका मतलब होगा कि पूरा का पूरे उस वस्तु की सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करें। सिस्टमेटिक अध्ययन करने के बाद उसका प्रयोग के बाद उसको सिद्ध करें, और प्रयोग से सिद्ध करने के बाद हम उस शब्द को विज्ञान कहेंगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ये शब्द संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से आया। विज्ञानम, अगर विज्ञानम का हम संधि विच्छेद करें तो वी प्लस ज्ञान प्लस ल्यूट होता है, और जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। किसी वस्तु का विशेष ज्ञान हमें लेना। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी में साइंस भाषा, साइंस बोलते हैं विज्ञान को, और इस साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है साइंसिया से। साइंसिया का मतलब होता है विशेष ज्ञान। अब आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जो विज्ञान है, विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की परिभाषा आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए। 8th क्लास में आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी होगी। वहां पढ़ा होगा कि ऐसा ज्ञान जो प्रयोगों के आधार पर होता है, सिस्टमेटिक होता है, और जिसके द्वारा, अब देखिए इसकी परिभाषा। परिभाषा आप
लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि प्रकृति का क्रमबद्ध, प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द आपने पहले भी पढ़ा है। प्रकृति हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब प्रकृति है। दो चीज होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है सराउंडिंग्स। एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है सराउंडिंग्स। ऑब्जेक्ट जिसका हमें अध्ययन करना है, जिसका हमें अध्ययन करना है। जैसे मैंने लिया गर्म पानी, एक बर्तन में गर्म पानी ले लिया और हमें इस गर्म पानी का अध्ययन करना है। तो गर्म पानी का अध्ययन करने के लिए इसके चारों ओर का वातावरण जो कुछ भी होगा वो सब इसके सराउंडिंग्स होंगे, इसके चारों ओर का पेरिफेरल होगा, इसका वातावरण होगा। तो ये वातावरण है, इसको हम जोड़ रहे हैं प्रकृति से कि मुझे मेरी स्टडी करनी है, मेरे शरीर की स्टडी करनी है। तो मेरे अलावा जो कुछ भी है, या आप जहां बैठे हो तो आपके अलावा आपके चारों ओर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स में आता है। इसी प्रकार से प्रकृति हमारे चारों तरफ जो आपको दिख रहे हैं, पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, नदियां दिख रही हैं, या आपकी क्लासरूम में कुर्सियां रखी हुई हैं, टेबल रखी हुई है, ये सब प्रकृति के उत्पाद है, प्रकृति से हमने प्राप्त करे। इसी प्रकार से आसमान, जमीन, ये सब प्रकृति है। तो इस प्रकृति के क्रमबद्ध का मतलब है कि हम क्रम से अध्ययन करेंगे। पहले जैसे हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में सबसे पहले ए ही पढ़ते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, फिर हम पढ़ जाएंगे, फिर सी पर जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध अध्ययन चलेगा। पहले एक चीज, फिर उसकी दूसरी चीज, फिर जैसे हम पौधे का अध्ययन करना है, हमें पौधे का अध्ययन करने के लिए हम इसमें एक क्रम बना लें कि पहले मैं अध्ययन शुरू करूं नीचे से, मान लो कि पहले जड़ों का अध्ययन किया जाए तो क्रम हो जाएगा। जड़ के बाद जैसे तने का अध्ययन करना है तो फिर हम वो हम क्रम बाय चल रहे हैं, फिर शाखाएं आ जाएंगी, फिर इसकी पत्तियां आ जाएंगी, फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे। तो इस तरह से एक क्रम बना लेंगे हम। विज्ञान के अध्ययन में एक क्रम बनाया जाता है और उस क्रम के आधार पर हम चलते रहते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, ये यहां विज्ञान में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, हम विज्ञान में किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध जरूर करेंगे। जब तक हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं करेंगे हम उस बात को नहीं मानेंगे। इसका मतलब विज्ञान पूरी प्रयोगों पर आधारित है। प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर इसी परिभाषा को मैं सामान्य भाषा में कहूं तो सामान्य भाषा में देखिए आप, इसमें आगे प्रकृति का क्रमबद्ध, इसको मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया है। प्रकृति का क्रमबद्ध वर्गीकृत एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आप लिख लें इसको, दोनों परिभाषाएं लिख ली होंगी आपने। प्रकृति के पहली परिभाषा, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसी का एक सरल रूप जो हमें याद करने में बहुत आसानी रहेगी, हम आराम से याद कर सकते हैं। प्रकृति का क्रमबद्ध वर्गीकृत एवं प्रयोगों पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मैं समझता हूं परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम आगे देखते हैं। आगे आती है इसकी शाखाएं। अब हमने विज्ञान शब्द के बारे में पता कर लिया, परिभाषा पढ़ ली। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा के बाद आती है विज्ञान की शाखाएं। अगर हम इस विज्ञान को कितने भागों में बांटें, अगर हम विज्ञान का वर्गीकरण करें तो हम इसको कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो मुख्यतः इसकी दो, विज्ञान को मुख्यतः हमने दो भागों में बांटा हुआ है। मुख्यतः दो भाग हैं। पहला क्या है? सजीवों का ज्ञान। पहला है, इसका एक भाग है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। जितने भी सजीव हैं हमारे चारों तरफ, ये देखिए आप, पहला सजीवों का विज्ञान
और दूसरा है निर्जीवों का विज्ञान। सजीवों का विज्ञान और निर्जीवों का विज्ञान। सजीवों का विज्ञान आपको नाम से पता लग रहा होगा, आप सजीव पढ़ के आए हैं, 8th क्लास 7th क्लास में आपने सजीव पढ़ा हुआ है। सजीव क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, सजीवों के क्रियाकलाप क्या होते हैं, वो आप पढ़ चुके हो। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सजीव श्वसन करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। श्वसन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर गैसों का लेना और उन गैसों में से ऑक्सीजन गैस को निकाल के शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद भोजन का ऑक्सीकरण करना, वो श्वसन होता है। हमारे शरीर में जो भोजन है उस भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब होता है पाचन, तो उस भोजन का पाचन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की सहायता से किया जाता है। तो पहला सजीवों का लक्षण होता है श्वसन। श्वसन दूसरा लक्षण होता है सजीवों का जनन। सजीव अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आगे चलती रहती है। इससे क्या होता है कि प्रकृति पर सजीवों का स्थायित्व बना रहता है, सजीवों की जाति समाप्त ना हो जाए, तो इसके लिए, इसको बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन में क्या होता है, कोई भी जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा होगा नीम का पेड़, नीम के पेड़ के नीचे आप देखते हैं कि खूब छोटे छोटे बरसात के मौसम के बाद छोटे छोटे नीम के पेड़ खूब सारे उग जाते हैं। तो नीम के पेड़ से नीम का पेड़ बन रहा है, तो क्या कर रहा है, जनन कर रहा है, मतलब वो अपने जैसे नई संतति उत्पन्न कर रहा है। ये मुख्य लक्षण है। तीसरा है गमन। तीसरा सजीवों का मुख्य लक्षण है गमन। सजीव क्या करते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। लेकिन यहां पर आपने देखा होगा सजीवों के एक थोड़ा बताता हूं मैं आपको, जितने भी जंतु और पेड़ पौधे। अब आप कहेंगे कि जंतु श्वसन भी करते हैं, जनन भी करते हैं और गमन भी करते हैं। हाँ ठीक है, हमने जंतु मान लिया। पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे श्वसन करते हैं? आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ा होगा और वहां पर श्वसन भी पढ़ा होगा। श्वसन में आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। और एक बात आप अभी से याद कर लो, श्वसन में कोई भी जीव हो, कैसा भी सजीव हो, श्वसन में अंदर जो गैस ली जाएगी, जो गैस उसकी कोशिकाओं तक जाएगी, वो गैस ऑक्सीजन ही होगी। चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे वो जंतु है, जो भी श्वसन कर रहा है, तो श्वसन में ऑक्सीजन ही अंदर ली जाएगी, ऑक्सीजन ही श्वसन करने के काम आएगी। हम पौधों में क्या पढ़ते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस है और श्वसन एक अलग प्रोसेस है। तो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किया जाता है। पेड़ पौधे दिन में भी श्वसन करते हैं, रात में भी श्वसन करते हैं, मतलब 24 घंटे पेड़ पौधे श्वसन करते रहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण बाधित हो जाती है। श्वसन चलता रहता है, श्वसन हमेशा चलता रहेगा। अब आती है पेड़ पौधे। ठीक है, हमने मान लिया श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे जनन भी करते हैं। हमने देख लिया अभी नीम के पेड़ के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ उग आए थे, तो हमने देख लिया पेड़ पौधे जनन भी करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे गमन नहीं करते। अब आप कहोगे पेड़ पौधे सजीव कैसे हुए, सोचने की बात हुई। लेकिन पेड़ पौधों में गमन एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधे वृद्धि तो करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा पेड़ है,
और धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब पेड़ पौधे गमन नहीं लेकिन वृद्धि, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं जा रहे लेकिन अपनी वृद्धि तो कर रहे हैं। तो हम पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव। इसके बाद सजीवों के विज्ञान में, यहां पर सजीवों के विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे सजीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन। इसमें सजीव एवं उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। सजीव कैसे हैं और उनकी क्रियाएं, उनके शरीर में होने वाली क्रियाएं, जैसे श्वसन हमने अभी पढ़ा, जनन पढ़ा, गमन पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण पौधों में हो गया, उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन, ये हमने पढ़ा सजीवों के विज्ञान में। सजीवों के विज्ञान को हम कहते हैं जीव विज्ञान। इसका नाम है जीव विज्ञान। इसके बाद हम निर्जीवों का विज्ञान थोड़ा सा ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद स्वागत है आपका आईसीटी क्लासेज में। ब्रेक से पहले हम विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे थे। शाखाओं में हमने सजीवों का विज्ञान एक शाखा, निर्जीवों का विज्ञान दूसरी शाखा। सजीवों के विज्ञान हमने पढ़ लिया था और इसका नाम है जीव विज्ञान। आगे देखो, इस जीव विज्ञान को अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो अंग्रेजी में बोला जाएगा इसको बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। हम आपने नाम सुना होगा खूब, आपके बड़े भाई है जो 10th पास करके गए होंगे, वो बात कर रहे होंगे कि मैं साइंस लूंगा, मैं बायोलॉजी लूंगा, मैं मैथ्स लूंगा, तो उनमें से ही है ये बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आगे इस जीव विज्ञान को भी आगे कई भागों में बांटा गया, जैसे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। देखो वनस्पति विज्ञान में क्या होगा कि हम पेड़ पौधों की अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रकार के प्रकृति में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंदर किया जाएगा। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। जंतुओं के शरीर में विभिन्न क्रियाओं का, उनके विभिन्न जो तंत्र चलते हैं, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, उन सब का अध्ययन किया जाएगा। इसका एक तीसरा है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में चिकित्साओं का अध्ययन किया जाएगा। कोई बीमार होता है उसकी कैसे इलाज किया जाएगा, मेडिकल साइंस आती है। तो ये है सजीवों का विज्ञान। इसके बाद हम देखते हैं निर्जीवों का विज्ञान। आगे देखिए निर्जीवों का विज्ञान। निर्जीवों का विज्ञान, इसमें हम ऐसे
ऑब्जेक्ट्स का या ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किए जाएंगे जो निर्जीव हैं। इसका मतलब निर्जीव, अभी हमने पढ़ा निर्जीव क्या है, निर्जीव जनन नहीं कर सकते, निर्जीव उत्सर्जन नहीं कर सकते, या फिर निर्जीव गमन नहीं कर सकते, निर्जीव वृद्धि नहीं कर सकते, ये वो होंगे निर्जीव। तो निर्जीवों के विज्ञान में क्या होगा, इसमें पदार्थ आपके दिख रहा है, इसमें पदार्थ वे क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई पदार्थ है, जैसे मैंने लिया H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रियाओं का अध्ययन करना है। ये पदार्थ कैसा है, ये अम्लीय है, क्षारीय है, इसके लक्षण कैसे होंगे, ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कैसे करेगा। तो मैंने मान लो सबसे पहले मैंने निर्जीवों में एक पदार्थ लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल की किसी दूसरे क्षार के साथ, दूसरे अम्ल के साथ, दूसरी धातु के साथ कैसी क्रिया होगी, ये तो पदार्थ हो गया। और इसकी क्रियाएं, इसकी क्रियाएं, ये कैसे क्रिया करेगा उसका अध्ययन किया जाएगा। जैसे हमने पढ़ा जल के बारे में, इस जल का अध्ययन करना है हमें, तो जल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, अगर हमें कैसा जल पीना चाहिए, जल का, हम जो जल पी रहे हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, टीडीएस कितना होना चाहिए, इस सब के बारे में हम अध्ययन किया जाएगा। यह किया जाएगा निर्जीवों के विज्ञान के अंदर। निर्जीवों के विज्ञान में इनका जो निर्जीवों का विज्ञान है, इसका सीधा संबंध जीवन से नहीं होगा। मतलब हम सीधा किसी जंतु के की अध्ययन नहीं करेंगे निर्जीवों के विज्ञान के अंदर, किसी भी जीवन से संबंध नहीं रखेंगे, और इसका नाम होगा भौतिक विज्ञान। इसका नाम होगा भौतिक विज्ञान। निर्जीवों के विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान को दो भागों में बांट लिया, सजीवों का विज्ञान, निर्जीवों का विज्ञान। सजीवों का विज्ञान पूरा हमने अभी समझ लिया। निर्जीवों के विज्ञान में भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में इसकी आगे भी कई शाखाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री या केमिस्ट्री में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रसायन। देखो रसायन का मतलब देखिए आप, रस प्लस अयन, रस बोलते हैं हम द्रव को। रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी प्रकृति में द्रव हैं, जो द्रवीय पदार्थ हैं, अम्ल, क्षार और भी अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उन सब का अध्ययन किया जाएगा रसायन विज्ञान, और उनकी क्रियाओं का। भौतिक निर्जीव विज्ञान हमने पहले पढ़ा था कि पदार्थ और उसकी क्रियाएं, तो इस विभिन्न प्रकार के रसों का, द्रवों का और उनकी क्रियाओं का सबका अध्ययन कहां किया जाएगा, इस रसायन विज्ञान के अंदर। और देखें जैसे जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इसमें क्या होगा, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी हमारी गोल है, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं और उन पदार्थों के जितनी प्रकार की क्रिया हैं, उन सब का अध्ययन जैसे भूगर्भ विज्ञान के अंदर आएगा। यह भी निर्जीवों का विज्ञान आ गया। इस प्रकार से और देखिए फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स का भी अध्ययन क्या किया जाएगा निर्जीवों के विज्ञान के अंदर। भौतिकी, पूरा ब्रह्मांड का अध्ययन। इसमें क्या है, बहुत सारे पदार्थ आते हैं भौतिक के अंदर, कोई क्रिया गति हो रही है तो गति कैसे हो रही है, उसमें वेग कितना है, चाल कितना है, त्वरण कितना है, अगर हम उसको ब्रेक लगाएं तो कितनी दूर रुकेगी, अगर मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊं, इसे एक्सीलेटर होता है वो खींचूं तो कितनी जल्दी वो कितनी स्पीड में आ जाएगी। सारी चीजें का अध्ययन भौतिकी के अंदर किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हम किसी भी विषय का, कोई भी विषय है या कोई भी समस्या है, उस समस्या का हमें अध्ययन करना है। तो उस अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विधि दी हुई है, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि,
वैज्ञानिकों ने किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का या किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए एक विधि दी हुई है, एक विशेष स्टेप्स बनाए हुए हैं। उन्हीं स्टेप्स के आधार पर हम अध्ययन करेंगे तो वो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। तो वैज्ञानिक अध्ययन में की विधि होती है वैज्ञानिक विधि। ये वैज्ञानिक विधि, ये प्रश्न परीक्षा में भी आता रहता है कि वैज्ञानिक विधि के चरणों के नाम बताइए, या वैज्ञानिक विधि के पदों के नाम लिखिए, वैज्ञानिक विधि का पहला पद कौन सा है, या वैज्ञानिक विधि का अंतिम पद कौन सा है। तो आपको वैज्ञानिक विधि दिखी हुई है। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रकृति में वैज्ञानिक विधि क्या है? प्रकृति में हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, होने वाली घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से समझना ही वैज्ञानिक विधि कहला। अब वैज्ञानिक ढंग क्या है? तो इस वैज्ञानिक ढंग को समझने के लिए कुल 8 पद बनाए हुए हैं। कुल 8 भागों में उसको बांटा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला पद है समस्या की पहचान करना। सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी पड़ेगी कि हमें किस विषय पर अध्ययन करना है। मान लो मैं किसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष की समस्या के बारे में लूं, जैसे कोई एक क्षेत्र विशेष है और उस क्षेत्र में कोई एक बीमारी बार बार हो जाती है। जैसे कोई एक क्षेत्र है, वहां पर कोई डेंगू की बीमारी है, मान लो डेंगू की बीमारी वहां पर बार बार होती है, हर साल डेंगू वहां फैल जाता है और ऐसे लगता है कि ये तो महामारी बनेगा और कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो समस्या हमारी क्या हो गई कि किसी ये डेंगू इसी क्षेत्र में क्यों फैलता है बार बार। सबसे पहले वहां समस्या की पहचान करना बहुत जरूरी है। हम समस्या की पहचान कर लेंगे कि इस क्षेत्र में ये समस्या है, उस समस्या की पहचान कर लिया। पहचान करने के बाद अब दूसरे पॉइंट पाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए आप, परिकल्पना बनाना। समस्या की पहचान हो गई, समस्या की पहचान के बाद हम परिकल्पना बनाएंगे। परिकल्पना कैसे बनेगी कि यहां इस क्षेत्र में यह बीमारी बार बार फैलती रहती है, इस क्षेत्र में यह बीमारी बार बार हो रही है। इसका मतलब हमारी परिकल्पना क्या हो गई कि यह बीमारी यहां पर हो रही है, क्यों हो रही है। हम उसका पहले दिमाग में सोचेंगे कि यहां के लोग साफ सफाई से नहीं रहते, या यहां मच्छर ज्यादा है, या फिर यहां आसपास गंदगी ज्यादा है, या फिर यहां कोई ऐसा कोई विशेष प्रकार का पौधा है जिसमें ये मच्छर, डेंगू का मच्छर ज्यादा पनप रहा है या ज्यादा पैदा हो रहा है। तो ऐसा हमें क्या लगे कि हम एक परिकल्पना बना लेंगे कि या तो मच्छर ज्यादा हो रहा है या साफ सफाई नहीं है। तो परिकल्पना एक नहीं, हम कई बना सकते हैं। पहले हमने बना ली कि यहां पर साफ सफाई ज्यादा नहीं है, दूसरी हमने बनाई कि यहां पर डेंगू मच्छर के पनपने के लिए जो वातावरण है वो अनुकूल है, यहां पर डेंगू मच्छर ज्यादा पनपता है। तीसरा, यहां के जो लोग हैं वो अपने घर के आसपास या पानी, गंदा पानी भरा रहता है, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरह से हम 3, 4, 5 परिकल्पनाएं वहां पर तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला हमारा स्टेप आएगा कि परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना। अब पहले तो हमने उस बीमारी को देख के परिकल्पना बनाई, अब हम उस परिकल्पना का परीक्षण करेंगे वहां जाके कि हमने जो परिकल्पना बनाई है क्या वो सही है, हमने जो परिकल्पना बनाई वो वहां के वातावरण पर फिट होती है या नहीं। तो इस तरह से उस परिकल्पनाओं का परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करेंगे तो वहां हमें 1, 2 जो भी परिकल्पना हमने बनाई 4 या 5, उनमें से 1, 2 सिद्ध हो जाएंगी कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, या फिर मच्छर जो पैदा होता है उस मच्छर के पैदा होने का लिए यहाँ का वातावरण अनुकूल है। तो ये परीक्षण योग्य परिकल्पना होगी। इसके बाद आंकड़े एकत्रित करना, चौथा पॉइंट आएगा आंकड़े एकत्रित करेंगे हम वहां से अब कि यहां पर साफ सफाई कितने, मान लो उस गांव में 100 घर हैं या उस क्षेत्र में टोटल 100 घर हैं। अब हम आंकड़े एकत्रित करेंगे कि इन 100 घरों में से कितने घरों में रेगुलर, मतलब हर साल किसी ना किसी को, एक दूसरे को कोई बीमारी हो रही है। तो हम आंकड़े एकत्रित किया, मान लो 60 घर ऐसे हैं जिनमें पिछले साल भी बीमारी हुई थी, पहला। दूसरा हमने क्या बनाया कि 40 घर ऐसे हैं जिनमें लगातार 2 साल से ही बीमारी हो रही है उसी क्षेत्र के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ये हम वहां से आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। ये दूसरा आंकड़ा हो गया। तीसरा हम वातावरण के बारे में करेंगे कि वहां पर जिस तरह के हमने सोचा कि वातावरण डेंगू के लिए अनुकूल है, ऐसा वातावरण क्या वहां पर है, क्या कारण है, क्या वहां का टेम्परेचर, वहां का ताप कम है, मतलब मच्छर को पैदा होने के लिए अनुकूल है या नहीं। तीसरी परिकल्पना, तीसरी जो आंकड़ा हमने लिया वो उसका तापमान ले लेंगे। किसी एक क्षेत्र का, जैसे मान लो बड़ा क्षेत्र है तो पहले किसी एक कोने का ले लिया, फिर मध्य का ले लिया, फिर दूसरे कोने का ले लिया। तो ऐसे 3-4 आंकड़े हम तापमान के, फिर वहां की कोई जो वनस्पति है उस वनस्पति का ले लेंगे कि यहाँ जो डेंगू मच्छर है उस डेंगू मच्छर के लिए कुछ विशेष प्रकार की जो घास फूस है उसमें है या नहीं, उसके बारे में हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए।
तो इस प्रकार से हम पूरे वहां से आंकड़े इकट्ठे करेंगे। उस आंकड़ों का इकट्ठा करने के बाद उन परिकल्पनाओं का, अगला पॉइंट है आंकड़े एकत्रित करने के बाद है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। जो परिकल्पना हमने बनाई थी अब उनका परीक्षण करेंगे। परिकल्पनाओं का परीक्षण, हमने परिकल्पना पहली बनाई थी कि यहां का वातावरण अनुकूल है। अब परीक्षण किया जाएगा कि ऐसा ही वातावरण किसी और क्षेत्र में देखेंगे हम जाके कि वहां पर भी क्या ऐसा वातावरण, जो वातावरण यहां का है ऐसा वातावरण वहां का है, तो वहां क्या वहां पर भी डेंगू मच्छर है? इसका हम क्या करेंगे, अब परीक्षण करेंगे। दूसरा, हमने मान लो परिकल्पना बनाई थी कि यहां पर साफ सफाई नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, किसी दूसरे क्षेत्र में भी देखेंगे कि अगर वहां किसी कोई दूसरा क्षेत्र है वहां पर भी साफ सफाई नहीं थी तो क्या वहां पर भी डेंगू हो रहा था? तो इस तरह से जो हमने परिकल्पना बनाई है उन परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद 6 पॉइंट है अपना परिणाम निकालना। अब हम परिणाम निकालेंगे कि वहां पर भी ऐसा हो रहा था, यहां पर भी ऐसा हो रहा है, तो वहां पर भी डेंगू फैल रहा है, यहां पर भी डेंगू फैल रहा है। तो अपना परिणाम क्या हो जाएगा कि वातावरण डेंगू मच्छर के लिए अनुकूल है, तो वातावरण के कारण डेंगू हो रहा है। दूसरी हमने क्या बनाई, साफ सफाई। तो दूसरे हमने क्या बना लिया कि साफ सफाई के कारण भी डेंगू फैल रहा है, वहां साफ सफाई नहीं है। तीसरी परिकल्पना हमने मान लो पहले बनाई थी कि यहां के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है साफ सफाई के प्रति, या अपने घर के आसपास अपने शरीर की सफाई, इसके प्रति लोग जागरूक नहीं है। तो हम इसको भी हम क्या करेंगे, परीक्षण करके इसका परिणाम निकाल के देखेंगे। तो ये होता है परिणाम निकालना। अगला है पुनः परीक्षण करना। जो हमने परिणाम निकाला है उस परिणाम का हम प्रयोग करके भी देखेंगे, फिर उसको एक बार और सिद्ध करना चाहेंगे दूसरी जगह जाकर के, और अंत में आएगा सिद्धांत का सामान्यीकरण। उसके बाद जाके हम सिद्धांत बना पाएंगे कि डेंगू मच्छर किस कारण फैल रहा था, फिर हम जाके सिद्धांत बना पाएंगे। तो ये है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के 8 पद आपने लिख लिए होंगे, और मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, आप लिख लें। समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना, परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाना, आंकड़े एकत्रित करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, परिणाम निकालना, पुनः परीक्षण करना और सिद्धांत का सामान्यीकरण करना। इस प्रकार आप, ये है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि अपनी हो जाएगी पूरी। इसका प्रश्न आता रहता है परीक्षा में और आगे भी आपके काम आएगी, तो आप इसको याद कर लें। इसके बाद है विज्ञान के उद्देश्य। विज्ञान के उद्देश्य क्या है, हम विज्ञान को क्यों पढ़ें, विज्ञान पढ़ना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये आप लोग वैसे समझ रहे होंगे कि विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। पहले आप अपने बुजुर्गों से सुनते होंगे कि मुझे यहां से 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था और 2 घंटे का समय लगता था। पैदल पैदल जाते थे, गर्मी होती थी, पसीना। और आजकल आप देखते हैं 10 किलोमीटर की दूरी कितनी ज्यादा 10 मिनट में तय कर लोगे आप। मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, ये सब क्या है, विज्ञान की देन है सारी, सब विज्ञान की वजह से हो रहा है। मोबाइल का मैंने उदाहरण दिया था सबसे पहले। मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि किसी से ही बात करनी है तुरंत। और एक चीज और, मोबाइल, आज तो इंटरनेट आ गया ना, अब हमें वर्ल्ड की, दुनिया की कहीं भी कोई भी जानकारी देखनी है तुरंत मोबाइल में डाला, तुरंत पता लग गया हमें कहां क्या हो रहा है। कोई सूचना है, कोई समाचार है, तुरंत पता लग जाता है। ये सब विज्ञान है। तो हम विज्ञान पढ़े क्यों, तो उसके लिए कुछ उद्देश्य मैंने विज्ञान के बनाए हैं। उसमें आप देखें तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, विज्ञान के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानकारी और जिज्ञासा का विकास। प्राकृतिक दुनिया, प्रकृति, जो दुनिया प्रकृति ने बनाई हुई है वो है प्राकृतिक दुनिया। प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानकारी। प्राकृतिक दुनिया जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब प्रकृति के बनाए हुए हैं। और इन चीजों में आपने देखा होगा कि प्रकृति का सारा सिस्टम कितना सिस्टमेटिक चल रहा है, कितना तरीके से चल रहा है। आप देखते होंगे कि सूर्य रोजाना पूर्व दिशा में ही निकलता है और पश्चिम दिशा में जाके दिखना बंद हो जाता है।
तो ये प्रकृति का सिस्टम है और बिल्कुल तरीके से चलता रहता है, इसमें कहीं कोई गलत मिस्टेक भी नहीं होती। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि सूर्य की संरचना क्या है, सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, सूर्य के हमें क्या लाभ हैं, सूर्य से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, तो ये सब प्रकृति की प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानकारी और जिज्ञासा का विकास है। दूसरा है समस्याओं को हल करने और अन्य संदर्भों में सूचित करने के लिए ज्ञान, वैचारिक समझ और कौशल प्राप्त करना। समस्याओं का, कोई भी समस्या है, हमारे आसपास कोई भी समस्या आ रही है, जैसे हमने अभी बीमारी का उदाहरण लिया था, और भी कोई समस्या हो सकती है, जैसे किसी को यहां से बहुत दूर जाना है, अमेरिका जाना है, विदेश जाना है और जल्दी पहुंचना चाहता है, तो क्या है, हवाई जहाज। तो समस्या थी पहले समुद्रों से जाते थे, जहाजों में बैठ के महीनों लग जाते थे, लेकिन आज आप एरोप्लेन में बैठिए और कुछ समय में, कुछ घंटों में ही आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो ये एक समस्या थी पहले, उस समस्या को हल करने का विचार किया गया। हल करने के बाद अन्य संदर्भों में सूचित करने के लिए ज्ञान, फिर उसको किसी दूसरे लोगों को बताने के लिए ज्ञान, वैचारिक समझ, लोगों में समझ पैदा करना। जैसे अंधविश्वास, आपने नाम सुन रखा होगा। अंधविश्वास में क्या है, कोई बीमारी हो जाती है, हम उसको देवता के पास ले जाते हैं, झाड़ू टोना करवाते हैं, तो ये अंधविश्वास है। तो इसके लिए वैचारिक समझ कि उससे कुछ नहीं होगा, और कौशल प्राप्त करना। कौशल का मतलब है हमने कुछ सीखा है, उस सीखे हुए को हम कैसे करें, तो वो कौशल होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जांच करने और निष्कर्ष निकालने। किसी भी समस्या की जांच वैज्ञानिक तरीके से करना और उसका निष्कर्ष निकालना है, परिणाम निकालना है। वैज्ञानिक प्रमाणों का मूल्यांकन करने के लिए, वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करने के लिए। अगला है फोर्थ, विभिन्न तरीकों से वैज्ञानिक विचारों, तर्कों और व्यवहारिक अनुभवों का सही ढंग से संवाद करना। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक रूप से समस्याओं, तर्कों को हल करने और अन्य संदर्भों में निर्णय लेने के लिए। और लास्ट है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक और नैतिक कारकों द्वारा प्राप्त लाभ, सीमाओं का प्रभाव सहित समाज में एक दूसरे की परस्पर निर्भरता को समझने में। तो ये विज्ञान के कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद ही धन्यवाद।